हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की जो बुक है इंग्लिश की फ्लेमिंगो, उसका पहला लेसन जो है वो है द लास्ट लेसन। उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये कहानी है तब की, चलिए पढ़ के देखते हैं। अल्फांस ड्यूटी ने इसे लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि अल्फांस ड्यूटी वाज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। यह एक स्टोरी राइटर थी और नॉवलिस्ट भी थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको रशियन वार। देखिए ये रसिया लिखा हुआ है, यहाँ पे साइलेंट रहेगा। ये स्टोरी तब की एक सेट बनाई गई है ना, जब फ्रांस और रसिया का वार हुआ था। कब हुआ था? 1870 से लेकर के 1871 तक हुआ था। इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय रसिया लेड बाय बिस्मार्क। इसमें फ्रांस हरा दिया गया था रसिया के द्वारा। और ये जो युद्ध था ना, ये जो वार था ना, इसका जो लीडर था, किसने लीड किया था? इसे बिस्मार्क ने लीड किया हुआ था। रसिया दिन कॉन्सिस्टेड ऑफ what now are the nations of the Germany, Poland and parts of Austria। इन दिनों आजकल जो ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट है, पोलैंड है, जर्मनी है, वो उस टाइम फ्रांस का पार्ट हुआ करता था। इन द स्टोरी फ्रांस डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सास एंड लॉरिन है पास्ड इनटू द रशियन हैंड्स। इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि जैसे जब ये वार हुआ था ना, तो इसके जो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, लॉरिन था और अल्सास था, ये भी उनके हाथ में चला गया था, रसिया के हाथ में चला गया था। इसके भी क्षेत्रों को इन्होंने जीत लिया था। रेड द स्टोरी टू फाइंड आउट, यह स्टोरी पता लगाओ पढ़ करके, आउट ऑफ व्हाट इफेक्ट हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। किस तरह का इफेक्ट उस टाइम पड़ा था स्कूल के लाइफ पे। मतलब कहने का ये है ना कि जो रसिया ने इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को भी जीत लिया था, तो खासकर इन डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने ये नियम इम्पोज कर दिया था कि अब आपको जर्मन लैंग्वेज बोलनी है, जर्मन चीज़ों को सीखना है। तो अब ये क्या होता है ना कि इस लेसन में एक लड़का रहता है फ्रेंच, जिसका नाम फ्रेंच रहता है। वो बहुत अधिक परेशान रहता है, वो अच्छे से पढ़ाई नहीं किया होता है, लेकिन जब उसकी भाषा, उसकी मदर टंग जो है उसके पास से जाने लगती है, तो उसे बहुत अधिक गिल्ट फील होता है कि काश मैंने पढ़ा होता, मेरी ये प्रॉब्लम नहीं होती, मैंने उस पर ध्यान दिया होता। चलिए स्टोरी को रीड करते हैं और देखते हैं। फ्रेंच खुद कह रहा है, अपने लिए कह रहा है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैंने उस मॉर्निंग अपने स्कूल को थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था। ये कहानी बता रहा है फ्रेंच, अपनी बीती हुई कहानी को किसी से बता रहा है। कह रहा है कि मैंने थोड़ी सी लेट से उस दिन अपना स्कूल स्टार्ट किया था। एंड वॉज इन ग्रेट डीड ऑफ स्कोल्डिंग, और डांटने के डर से बहुत अधिक डरा हुआ था। स्पेशली मैं इसलिए डरा हुआ था ना कि मिस्टर एम हैमिल जो थे ना, हमारे जो टीचर थे, हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। उन्होंने कह दिया था कि मैं पार्टिसिपल पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, खासकर मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था स्कूल जाने के डर से। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। मैं उसके बारे में एक वर्ड भी नहीं जानता था कि पार्टिसिपल क्या होते हैं। पार्टिसिपल इंग्लिश ग्रामर के पार्ट होते हैं, आप जानते हो। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे ऑफ आउट ऑफ डोर्स। मैं थोड़ी देर के लिए तो ये सोच लिया ना कि मैं यहाँ से भाग जाता हूँ और अपना सारा टाइम डोर के बाहर बिता देता हूँ, यानी स्कूल के बाहर बिता देता हूँ। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, द बर्ड्स वर क्रिपिंग एट द एज ऑफ वुड्स। पक्षियाँ चहचहा रही थी जंगल के किनारों पे। उर्स माने जंगल, जंगल के किनारों पे पक्षियाँ चहचहा रही थी। बहुत ही ब्राइट डे था, यानी बहुत तेज धूप उगी हुई थी, गर्मी का भी दिन था। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, सामिल होता है जहाँ पे लकड़ियाँ काटी जाती हैं, उसके जस्ट पीछे में द रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। रशियन सोल्जर्स जो थे ना, वो ड्रिलिंग कर रहे थे, वो प्रैक्टिस कर रहे थे युद्ध का। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल। ये सब सारी चीज़ें जो थी ना, चिड़ियों का चहचहाना, दिन का अच्छा होना, वो जो रशियन सोल्जर्स थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे, इन सब चीज़ों को मैं देख सकता था। टेम्पटिंग हो सकता था, थोड़ा सा लालच मुझे लग सकता था। किसकी अपेक्षा? पार्टिसिपल के रूल की अपेक्षा। मुझे ऐसा लगा कि मुझे पार्टिसिपल के रूल को छोड़ देना चाहिए। मुझे बताना है, उसके बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको बताने की। मैं स्कूल से बाहर चला जाता हूँ, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाता हूँ। लेकिन बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड आफ्टर द स्कूल। लेकिन मेरे पास स्कूल की तरफ भाग जाने की हिम्मत थी। मैं इन सारी अपनी इच्छाओं को दबा सकता था। मैं नहीं देख सकता था रशियन सोल्जर्स को, चिड़ियों के चहचहाने को, जंगलों को। उसके अलावा मैं उन चीज़ों को छोड़कर उनकी अपेक्षा में स्कूल में भाग जाने की हिम्मत रखता था, और मैं भाग आया। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब मैं टाउन हॉल को पास किया, टाउन हॉल एक जगह का नाम है, तो वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड था। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? जहाँ से समाचार पत्र निकलते हैं। तो उन बुलेटिन बोर्ड पर एक क्राउड जमी हुई थी, बहुत बड़ी भीड़ थी।
क्योंकि द लास्ट 2 years all of our bad news had come from there, the lost battles, the draft, the order of commanding officers. क्योंकि 2 साल से, पिछले 2 सालों से जितनी बैड न्यूज़ थी ना, वो उसी बुलेटिन बोर्ड से आती थी हमारी। क्या बैड न्यूज़ आती थी? जैसे हमने युद्ध को हार गए हम लोग, और द ड्राफ्ट ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि अदर देशों में जैसे क्या होता है कि आप पर एक बाउंडेशन लगाया जाता है कि आपको आर्मी ज्वाइन करना ही करना है, आपको युद्ध करना ही करना है, तो एक तरह का ये ड्राफ्ट माना जाता है। तो ड्राफ्ट में हमें कमांडिंग ऑफिसर्स के कमांड को फॉलो करना है। ये सब सारी चीज़ें उसी बुलेटिन बोर्ड से आती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। मैंने अपने आप को बिना रोके, मैं रुका नहीं, मैं चलता रहा, लेकिन चलते हुए मैंने सोचा कि आखिर क्या मैटर है कि इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे लगी हुई है बुलेटिन बोर्ड पे। इतनी भीड़ तो नहीं लगती है, यानी कोई शॉकिंग न्यूज जरूर हो सकता है। मैंने बिना रुके इस चीज़ को सोच लिया। दिन और तब एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तब मैं उतना जल्दबाजी किया जितना तेज मैं जा सकता था, यानी जितना तेज मैं जा सकता था स्कूल में उतना तेज मैं जाने लगा। द ब्लैक स्मिथ, जो लोहार थे, जो ब्लैक स्मिथ थे वहाँ पर, वाकर उनका नाम था, हु वाज देयर, वो वहाँ पर थे बुलेटिन बोर्ड पे, वो भी पेपर पढ़ रहे थे विथ हिज अप्रेंटिस। वो अपने अप्रेंटिस के साथ, जो उनके साथ काम करने वाले लोग थे, प्रैक्टिशनर थे, उनके साथ वो वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड पे पेपर पढ़ रहे थे। रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, वो बुलेटिन पे पढ़ रहे थे, उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई, उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा, डोंट गो सो फास्ट बेब, तुम आराम से जाओ, बहुत तेज मत जाओ बेबी, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत जल्द तुम अपने स्कूल में पहुँच जाओगे, तुम्हारे पास टाइम है, तुम पहुँच जाओगे। तो आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि वो मेरा मजाक कर रहे हैं। एंड रिस्ट एम हेमल लिटिल्स गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और यही सोचते मैं दौड़ते हुए उनके लिटिल गार्डन तक पहुंच गया। मिस्टर हेमल जो थे उनके लिटिल गार्डन तक हाँफते हुए आउट ऑफ ब्रीथ में पहुंच गया। और आपको बता दें स्टूडेंट की जो इनका गार्डन था ना, उसके जस्ट थोड़ी सी दूर पे, यानी 10 कदम दूर पे उनका क्लास हुआ करता था। फिर आगे बता रहे हैं कि यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल अक्सर शुरू हुआ करता था ना, देयर वाज अ ग्रेट बसल्स, वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा कोलाहल मच जाती थी, बहुत ज़्यादा हल्ला मचता था, विच कुड बी हर्ड, जहाँ से सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट, गलियों में, जहाँ से गलियों में सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क लेसन रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। क्या बाहर से सुना जा सकता था कि डेस्क के खोलने और बंद करने की आवाज़, लेसन को रिपीट करने की, यूनिसन माने एक साथ लेसन को रिपीट करने की आवाज़ सुनी जा सकती थी, बहुत तेज सुनी जा सकती थी, जिसके कारण हमें अपने कानों पर हाथ डालना पड़ता था, अपने कानों पे हाथ रखना पड़ता था, ताकि हम अच्छे से उस बात को समझ सकें कि क्या बोला जा सकता है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर के पास जो डंडा रहता था ना, रूलर रहता था, उस रैपिंग की आवाज़ आती रहती थी, वो पटकता रहता था अपने डंडे को टेबल पर। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अभी भी बिल्कुल सब शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। मैं काउंट ऑन माने भरोसा करना, मैं तो भरोसा किया था कि जो कोमोशन थी, जो भीड़ भड़ाका थे ना, वो मुझे देख नहीं पाएंगे। मैंने ये सोचा था कि वो बिना मुझे देखे मैं अंदर चला जाऊंगा, बिना मैं दिखे मुझे कोई नहीं देख सकता है, मैं आराम से अंदर जा सकता हूँ क्लास में। बट ऑफ कोर्स, लेकिन रियल में क्या हुआ, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। उस दिन सारी चीज़ें उतनी शांत थी जितना हर कुछ, हर क्लास संडे मॉर्निंग में शांत रहता था। यानी संडे मॉर्निंग में तो कोई आता नहीं है, क्लास बिल्कुल शांत रहता है, उस तरीके से आज क्लास में लोग थे, फिर भी क्लास इतना शांत हुआ करता था। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, विंडो से मैंने क्लासमेट्स को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, अपने प्लेस पे ऑलरेडी वो बैठे हुए थे। एंड एम हेमल जो थे हमारे टीचर थे ना, और जो हमारे टीचर थे, वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, वह अपने डंडे को अपने बाहों तले दबा करके इधर उधर टहल रहे थे। वो भयानक जो डंडा था, उस डंडे को अपने बाहों से दबा करके इधर उधर टहल रहे थे। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि डेली वो डंडे को पीटा करते थे बच्चों को डराने के लिए, लेकिन आज वो डंडा उनकी बाहों के बीच में था और वो इधर उधर लेकर के उसे टहल रहे थे। आखिर रीज़न क्या था? आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे खुद ब खुद दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने मुझे अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो, हाई आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, मैं कितना शर्मिला महसूस कर रहा था, मुझे शर्म आ रही थी, एंड मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी
काइंडली, लेकिन कोई घटना नहीं घटी, कुछ ऐसा नहीं हुआ जैसे मैंने सोचा हुआ था। मिस्टर एम हैमिल ने मुझे देखा और बहुत काइंडली कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। ए लिटिल फ्रेंड, ए छोटे बच्चे, अपनी जगह पे जाकर के आराम से बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, हम लोग तो तुम्हारे बिना ही लेसन स्टार्ट करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डिस्क, मैं जल्दी से जाकर के जंप करके अपने डिस्क पे बैठ गया। नॉट टिल देन, तभी तक नहीं, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब मैंने थोड़ा सा विजय पा लिया, जब मैं थोड़ा सा जीत लिया अपने डर को, यानी मैं थोड़ा सा जब शांत हो गया, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन ए ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तब मैंने अपने सर को ऊपर किया तो देखा कि मेरे जो टीचर थे उन्होंने अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन रखा था। क्या बात थी, जो वो कभी नहीं पहनते थे वो ग्रीन कोट वो उस दिन पहन करके आए थे। और साथ ही उन्होंने और क्या पहना हुआ था, हिज फ्रिल्ड शर्ट्स, उन्होंने अपने फ्रिल्ड शर्ट को पहना हुआ था, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने उस सिल्क वाली कैप को भी लगा रखा था, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जो चारों तरफ से सजी हुई थी, जिसमें मोतियां वगैरह लगी हुई थी, उस चीज़ को उन्होंने पहना हुआ था। दैट ही नेवर ओवर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जो अक्सर वो पहना करते थे, कब, जब इंस्पेक्शन डे में आते थे या फिर प्राइज डे में, जब जिस दिन प्राइज को बांटना होता था ना उस दिन वो पहनते थे, बाकी वो पूरे साल उसे नहीं पहनते थे, लेकिन आज उन्होंने यह चीज़ पहना हुआ था। द होल स्कूल सिम टू स्ट्रेंज एंड सॉलमन, जो स्कूल थी ना वो बिल्कुल स्ट्रेंज और अकेली शांत दिखाई दे रही थी। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, लेकिन एक बात ऐसी थी जिसने मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर दिया, वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स। ये मैंने देख करके अपने आप को बहुत ज़्यादा आश्चर्य फील कर लिया कि जो पीछे वाले बेंच थे वो हमेशा खाली रहा करते थे, आज उस पर विलेजर्स बैठे हुए थे, उस गांव के लोग बैठे हुए थे और बिल्कुल शांत, जैसे हम लोग बैठा करते थे वैसे बैठे हुए थे। ओल्ड हॉशर थे बैठे हुए थे, उसमें ओल्ड हॉशर बैठे हुए थे जो विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, जिनकी हैट में 3 कॉर्नर हुआ करती थी, उस हैट को वो पहन करके बैठे हुए थे। कहने का मतलब ये है कि अच्छे कपड़े पहन करके बैठे हुए थे। द फॉर्मर मेयर, जो पहले के मेयर हुआ करते थे वो भी बैठे हुए थे। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पहले के पोस्ट मास्टर भी बैठे हुए थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इनके अलावा बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक सैड, हर एक लोग जो थे ना वो सैड दिखाई दे रहे थे। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एंड ओल्ड प्राइमर, और हॉसर जो थे ना वो अपने साथ एक लाए थे ओल्ड प्राइमर। ओल्ड प्राइमर का मतलब होता है ना कि स्टार्टिंग में जो किसी चीज़ को सीखने के लिए, जैसे ABCD हम सीखते हैं, इंग्लिश बोलने के लिए ABCD सीखते हैं, तो ABCD वाली जो बुक होती है ना वो हमारी प्राइमर बुक होती है। तो उसे वो लेकर के आए हुए थे और उन्होंने क्या किया था, थम्ब्ड द एजेस, अपने अंगूठी को लगा करके रखा था किताब पर। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और अपने घुटनों पर इस किताब को रख करके वो बैठे हुए थे। विद ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज, उस पेज के ऊपर उन्होंने अपना चश्मा भी रखा हुआ था। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, यहाँ तक कि मैं आश्चर्य कर ही रहा था अभी इन सब सारी चीज़ों पे, तभी क्या हुआ, एम हैमिल माउंटेड ही चेयर, एम हैमिल ने अपने चेयर को छोड़ दिया, उठ गए। एंड इन द सेम ग्रीव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी, और पहले जैसे हम मेरे लिए वो बहुत जेंटल टोन यूज़ किया करते थे, सैड उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रेन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, आज मैं आपको लास्ट लेसन देने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन जो जर्मन की राजधानी है वहाँ से यह ऑर्डर आया हुआ है टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरिन, लॉरिन और अल्सास के स्कूल में केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा, यह ऑर्डर वहाँ से आया हुआ है। इसलिए आज आपके फ्रांस का जो लैंग्वेज है ना, फ्रेंच लैंग्वेज की लास्ट लेसन है जो मैं आज आपको देने वाला हूँ। आगे कह रहे हैं कि द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, अगला जो मास्टर है आपका ना कल आ जाएगा, अगला टीचर कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वांट टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ें, ये आपका लास्ट लेसन होने वाला है। व्हाट थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, किस तरह की बातें थोप दी गई हैं, किस तरह का थंडर क्लैप थोप दिया गया है, किस तरह की आवाज़ उठा दी गई है हमारे तरफ, हमारे लिए। मैंने कहा फ्रेंच का, ओ द रचेज, कितने दुष्ट हैं ये लोग। दैट वॉज व्हाट दी हैड टू पुट अप एट द टाउन हॉल, ये सब सारी चीज़ें इन्हें टाउन हॉल पे ही थोपनी थी, हम लोगों के जगह पे ही थोपनी थी जहाँ पे हम लोग हैं। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, क्या बात है, ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है, कितनी अजीब बात है मेरे लिए। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट
क्योंकि अभी तक तो मैं अच्छे से लिखना तक नहीं जानता हूँ, मैंने अपनी भाषा को लिखना तक नहीं सीखा है और ये भाषा मेरे से जा रही है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने कुछ और तो कभी सीखा ही नहीं। आई मस्ट स्टॉप देयर, निश्चित ही मुझे रोक देना चाहिए था। देन ओ हाउ आई सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैं कितना दुखी हूँ, मैंने अपने लेसन्स को नहीं सीखा, मैंने अपनी भाषाओं को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार वहाँ की एक नदी है, मैं सार नदी पर स्लाइडिंग करता रहा और हमेशा चिड़ियों के अंडों को खोजता रहा, और इस एवज में मैंने पढ़ाई नहीं की। काश मैं पढ़ लिया होता, काश मैं सारी चीज़ों को छोड़ के पढ़ लिया होता। माई बुक्स दैट हैड सिम्ड सच अ न्यूजेंस अ व्हाइल अगो, मेरी जो फ्रेंच बता रहा है कि मेरी जो किताबें थोड़े ही दिन पहले, थोड़े ही टाइम पहले बहुत ही अधिक बोरिंग फील कराती थी, मुझे अनप्लीजेंट लगती थी, जो मेरी किताबें बहुत ही अनप्लीजेंट लगा करती थी मुझे ना, सो हैवी टू कैरी, मुझे ढोने के लिए बहुत ज़्यादा भारी लगती थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द साइंस, मेरी जो साइंस की किताबें थी, हिस्ट्री और ग्रामर की, बहुत ज़्यादा भारी लगती थी, बोरिंग लगती थी। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, वो मेरी ओल्ड फ्रेंड दिखाई देने लगी। अब जैसे मैंने सुना कि हमारी भाषा मेरे से जा रही है, वो सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ही अधिक प्रिय हो गई। ऐसा लगा कि ये सारी चीज़ें मेरी ओल्ड फ्रेंड है, मैं इन्हें अब छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हेमिल टू, और एम हेमिल टू को भी नहीं छोड़ सकता था, सॉरी एम हेमिल को भी नहीं छोड़ सकता था। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, जब ये आइडिया मेरे अंदर आया कि वो भी कल चले जाने वाले हैं, ही हेमल के लिए यूज़ किया गया है कि वो भी कल चले जाने वाले हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उन्हें कल से दोबारा देख नहीं पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकली वाज, ये सारी चीज़ें मुझे भूल गई कि वो कितने क्रैंकली थे, गुस्से वाले टीचर हुआ करते थे और उनके हाथ में एक भयानक डंडा हुआ करता था। ये सब सारी चीज़ें मुझे भूल गई कि वो भयानक डंडे वाले हैं, भयानक गुस्से वाले हैं। मैं लगा उनके बारे में सोचने की कल से मैं उन्हें देख नहीं पाऊंगा। कितनी बेचारी पुअर मैन, बेचारे वो मैन, कितनी अजीब बात है मेरे लिए। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, उस लास्ट लेसन के ऑनर के लिए ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, उस लास्ट लेसन के सम्मान के लिए वो बहुत अच्छे फाइन क्लॉथ में आए हुए थे, अच्छे कपड़े पहन करके इस दिन आए हुए थे, जो संडे को वो पहना करते थे। जैसे आपने देखा होगा कि आप संडे को अच्छे कपड़े पहन के मार्केट में जाते हो, या फिर किसी की शादी में उसके सम्मान के लिए तो जाते हो ना अच्छे कपड़े पहन करके, नहीं तो आप नॉर्मल कपड़े पहन करके भी चले जाते। वही ये कह रहा है फ्रेंड्स कि शायद वो आज लास्ट लेसन के सम्मान में इतने अच्छे कपड़े पहन के आए थे जो वो संडे को यूज़ किया करते थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, मैं अब समझ गया था कि वाई द ओल्ड मैन ऑफ विलेज वर सिटिंग देयर, क्यों गांव के जो लोग थे ना वहाँ पर क्यों बैठे हुए थे। इन द बैक ऑफ द रूम इट वाज बिकॉज दे वर सॉरी, वो इसलिए बैक ऑफ रूम में बैठे हुए थे ना, हमारे पीछे बैठे हुए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि अपने समय में वो लोग भी बहुत ज़्यादा स्कूल में नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग द रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर इज़ नो मोर। मैं ये समझ गया कि वो लोग इसलिए पीछे बैठे हुए थे ना कि वो लोग उस टीचर को थैंकिंग करना चाहते थे, वो लोग उस टीचर को धन्यवाद देना चाहते थे। उनके धन्यवाद देने का ये तरीका था, जो टीचर बहुत ही विश्वास पात्र बन करके 40 साल से काम कर रहा था हमारे लिए, और शायद वो इस नेशन को, अपने देश के राष्ट्र को, अपने राष्ट्र को, अपनी राष्ट्रीय जो भाषा थी उसके सम्मान में बैठे हुए थे, जो वो भाषा, वो देश कल से उनके साथ नहीं रहने वाली थी। कल से वो देश, वो भेष, वो भाषा, वो कल्चर उनके साथ नहीं रहने वाली थी, उनसे दूर चली जाने वाली थी। उसके रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट को शो करने के लिए वो लोग आए हुए थे उस क्लास में। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, मैं सोच ही रहा था इन सब के बारे में। आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, आई वॉज माई टर्न टू रिसाइट, मैंने अपना नाम सुना, मेरा नाम उस टीचर ने पुकारा, किसके लिए? रिसाइट करने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए, सुनाने के लिए पार्टिसिपल क्या होते हैं। अब ये फ्रेंच अपने आप को कह रहा है कि व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल ऑफ द पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। कह रहा है कि मैंने क्या नहीं दे दिया होता, काश मैं अपना हर कुछ लगा दिया होता ताकि मैं उस पार्टिसिपल के रूल को बिना एक गलती के सुना सकूं, वेरी लाउड एंड क्लियर सुना सकता था, और बिल्कुल बिना डरे हुए। कह रहा है कि काश मेरे पास ये बुद्धि होती कि ये जर्मन लैंग्वेज अब बोलना पड़ेगा, मेरी भाषा चली जाएगी, उसके लिए मैंने हर कुछ दे दिया होता,
कि मैं पार्टिसिपल का रूल आज लास्ट टाइम सर को सुना सकूं, बिना एक गलती किए हुए, बिना डरे हुए, एकदम क्लियर, बिना हेजिटेशन के। लेकिन शायद मैं नहीं सुना पाया, बट आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन मैं तो भूल ही गया ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क। मैं अपने डेस्क को पकड़ करके अपनी सांसों को रोक करके चुपचाप वहाँ खड़ा रहा। मैं पहले ही भूल गया। माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। मेरा हार्ट बहुत तेज बीट कर रहा था और मुझे ऊपर देखने की कोई हिम्मत नहीं थी। आई हर्ट, तभी मैंने सुना एम हेमल सीज टू मी। एम हेमल ने मेरे से कहा, आई ऑन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच, ए लिटिल फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें खुद ही फील कर लेना चाहिए बहुत बुरा, तुम खुद ही फील कर रहे होगे बहुत बुरा। सी, देखो हाउ इज़ इट, किस तरह के हालात अब हो गए हैं, किस तरह की बातें अब मेरे सामने आ गई हैं। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, हर दिन हम अपने आप से कहा करते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे मेरे पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और देखो अब हमारी स्थिति कहाँ आ गई है, किस किनारे पर हम आके खड़े हो गए हैं। हर दिन हम अपने आप से कहते हैं कि मेरे पास बहुत अधिक टाइम पड़ा हुआ है, ये काम तो मैं कल कर लूँगा, ये चीज़ तो मैं कल सीख लूँगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि हम सभी किस किनारे पर आ गए हैं, ज़िंदगी हमारी किस मोड़ पर आकर के खड़ी है। हमारी पर्सनल चीज़ जो है, हमारी खून से जुड़ी जो चीज़ है ना, वो हमसे जा रही है, लेकिन हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। काश हम लोगों ने पढ़ लिया होता। एंड नाउ, और अब यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब देखो हम लोग अब कहाँ आ गए हैं। दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास, अल्सास के साथ बहुत बड़ी ग्रेट ट्रबल आ गई, बहुत बड़ी परेशानी आ गई है। वो इस परेशानी से कैसे निकलेंगे। सी, यहाँ पर देखो सी एक देश के लिए यूज़ किया गया है, इंडिया के लिए भी सी यूज़ किया जाता है। तो कह रहा है ना कि सी पुट्स ऑफ अल्सास है ना, इस देश के जो लोग हैं ना, वो हमेशा यही कहते रहते हैं, लर्निंग को टालते रहते हैं, ज्ञान को जो मिलना है ना, उस ज्ञान का मिलना ये नहीं देखते हैं, उस ज्ञान को टालते रहते हैं कि मैं कल सीख लूँगा। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब उनके पास कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है, ना तुम्हें कुछ कहने का अधिकार है, ना हमें कुछ कहने का अधिकार है। हमने भी गलती किया है इसलिए हम तुम्हें कुछ नहीं कह सकते, और तुमने भी गलती किया है इसलिए तुम हमें कुछ नहीं कह सकते। हाउ इज़ इट, देखो यह किस तरीके का हालात है, देखो कैसा हो रहा है। यू प्रिटेंडेड, तुमने बहाना किया था, टू बी फ्रेंच मैन, तुम हमेशा बहाना करते रहे कि मैं एक फ्रेंच मैन हूँ, मैं फ्रेंच की सारी चीज़ों को जानता हूँ। एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और अब तक तुमने ना तो अपने ओन लैंग्वेज को, अपनी पर्सनल भाषा को लिखना सीखा है, ना तो पढ़ना सीखा है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन ऐ मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत अधिक बुरे नहीं हो, सबसे बुरे तुम नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील ऑफ रिप्रोच आवर सेल्व्स विथ, हम सभी को अपने आप पर ब्लेम, रिप्रोच करना चाहिए, हाथ मलना चाहिए, पछतावा करना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग अपने आप पर ब्लेमिंग कर रहे हैं। इसलिए ब्लेमिंग कर रहे हैं कि हम सभी इसके पात्र हैं, हम लोगों ने, सभी लोगों ने कुछ ना कुछ गलत कर रखा है, इसलिए हम सबको ब्लेम करना चाहिए। योर पेरेंट्स, अब बता रहे हैं, टीचर बता रहे हैं कि योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सियस एनफ टू हैव यू टू लर्न, आपके जो पेरेंट्स थे ना, वो लोग भी बहुत अधिक चिंतित नहीं थे, एंक्सस नहीं थे कि आप अधिक से अधिक सीख रहे हो कि नहीं, इसका उन्हें कोई चिंता नहीं था। दे प्रेफर्ड, वो लोग तो इस बात पे को प्रेफर करते थे, पसंद करते थे, टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, वो लोग तो आपको किसी फार्म में लगा देते थे, किसी न किसी मिल्स में लगा देते थे कि आप लोग कुछ काम करो और आपके काम करने से वो थोड़े अधिक पैसे कमा सकें। और एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मुझे अपने ऊपर ही ब्लेम करना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग यू लेसन, क्या मैंने भी नहीं भेज दिया था तुम्हें लेसन पढ़ने के बजाय अपने फ्लावर्स में पानी डालने के लिए, अपने फ्लावर्स में पानी डालने के लिए मैंने भी तो तुम्हें भेज दिया था। एंड व्हेन आई वांटेड टू फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट यू गिव अ हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हें हॉलीडे नहीं दे दिया था। इतना उस टीचर ने कहा फ्रेंच से, और फिर देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और एक बात तो और है, एम हेमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, या फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में वो बात करते रहे, कंटिन्यू रहे, और फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते हुए, हमारे बारे में तो बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि तुमने भी अपने ऊपर उतना जिम्मेदारी नहीं लिया, आपके माता पिता ने भी जिम्मेदारी नहीं लिया, और अपने ऊपर उन्होंने ये कहा कि मैं जब फिशिंग करना चाहता था तो आप लोगों को छुट्टी दे दिया करता था, आप लोगों को गमले में पानी डालने को भेज देता था। और अब लैंग्वेज के बारे में वो क्या कह रहे थे कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है ना, वो मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि जो ये लैंग्वेज है ना हमारी, ये वर्ल्ड की सबसे अच्छी, सबसे सुंदर लैंग्वेज है।
द क्लियरेस्ट, बहुत ही क्लियर लैंग्वेज है, द मोस्ट लॉजिकल और लॉजिकल भी है, दैट वी मस्ट गॉड इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट इट बिकॉज व्हेन अ पीपल आर enslaved as long as they hold fast to their language it is if they had द की ऑफ देयर प्रिजन। ये कह रहे हैं ना कि ये हमारी जो लैंग्वेज है ना ये इतनी अच्छी है, इतनी क्लियर है ना कि इसे हमें हमेशा गार्ड करके रखना चाहिए, हमेशा इसे प्रिजर्व रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए हम लोगों के साथ। क्योंकि जब कोई आदमी इनस्लेव्ड हो जाता है, गुलाम हो जाता है ना, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और वह गुलाम जब तक अपनी लैंग्वेज को पकड़ा होता है ना, अच्छे तरीके से बोलता रहता है ना, इट इज़ एज इफ तुम मानो कि दे हैड द की टू देयर प्रिजन, उसका जो जेल होता है, उसकी जो बंदी होती है ना, मान लो कि उसकी चाबी उसके पास है, यानी उसके पास एक धरोहर टाइप की चीज़ रहती है, उसके पास एक आइडेंटिफिकेशन रहता है, उसका अपना परिचय रहता है कि मैं किस देश का हूँ। तो जैसे सपोज करो कि आप किसी अनजान आदमी को पकड़ लो, तो आप कैसे जानोगे कि कहाँ का है? तो जिस तरीके का वो लैंग्वेज बोलेगा ना, उस तरीके से आप उसको पहचान जाओगे। और अगर सपोज करो कि आपका गिल्टी नहीं है वो, तो आप उसे छोड़ दोगे। जैसे आपने किसी पाकिस्तान के बंदे को पकड़ लिया और लैंग्वेज से पहचान लिया, तो आप उसे नहीं छोड़ोगे। लेकिन अगर कोई अमेरिका का बंदा पकड़ में आ गया और उसके लैंग्वेज से आपने पहचान लिया, तो आप उसे छोड़ दोगे। वही बता रहे हैं कि जब तक उसको अपने भाषा बोलने का कमांड रहता है ना, जब तक वो अपनी भाषाओं को होल्ड ऑन किए रहता है, तब तक उसके पास एक धरोहर टाइप की टाइप की चीज़ रहती है, जिस की से, जिस चाबी से वो अपने प्रिजन को छुड़ा सकता है, हटा सकता है। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, तब वह एक ग्रामर की किताब खोले और हमारे लेसन को पढ़ाए। यहाँ पर रीड का मतलब पढ़ना नहीं हुआ। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं तो यह जान करके बहुत ज़्यादा अमेज था, हैरान था कि मैं कितने अच्छे तरीके से आज समझ पा रहा था। ऑल ही सैड सिम टू ईजी, सारी चीज़ें बिल्कुल ईजी दिखाई दे रही थी। सो ईजी आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन टू से सो केयरफुली, मैं तो ये देख करके भी हैरान था कि मैं इतनी ध्यानपूर्वक तो कभी पढ़ा ही नहीं था, कभी सुना ही नहीं था उनकी आवाज़ को। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पैसेंस, और उन्होंने भी, उस टीचर ने भी तो कभी इतने पेशेंस के साथ किसी रिलेशन का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। यानी वो भाषा जो जा रही थी ना हमारी, उसके लिए हम कितने ज़्यादा अब हम उत्सुक हो गए थे, क्यूरियोसिटी हमारे अंदर आ गई थी। इट सिम्ड, ऐसा लग रहा था ना, ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा लग रहा था कि वो जो पुअर मैन थे, हमारे जो टीचर थे ना, वो अपने जाने से पहले सारी चीज़ें हमारे दिमाग में भर देना चाहते थे। वो ये सोच रहे थे कि मैं जाने से पहले सारी चीज़ें एक ही बार में बता दूँ, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही झटके में वो हमारे दिमाग में सारी चीज़ें भर देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमें उन्होंने एक राइटिंग का लेसन दिया, हम लोगों ने कुछ लिखा। दैट डे, और उन दिनों, एम हेमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, उन्होंने हमारे लिए कॉपी लाया था, उन्होंने हमारे लिए नई कॉपी लाया था जिस पर ब्यूटीफुल तरीके से राउंड राउंड करके लिखा हुआ था फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। यानी जो हमारी फ्रांस और अल्सास जो दो गुलाम बन गई थी ना, हेडिंग के रूप में ऊपर बस यही चीज़ लिखा हुआ था और वही कॉपी वो हमको दे रहे थे। और जो ये अल्सास और फ्रांस लिखा हुआ था ना, दे लुक्ड लाइक अ लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर, ऐसा लग रहा था ना कि छोटे छोटे झंडे जो चारों तरफ लहरा रहे हैं, उस तरीके से उन्होंने उस पर लिखा हुआ था। और वो झंडे कहाँ लहरा रहे हैं? द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, ऐसा लग रहा था कि रॉड से लेकर के, यहाँ पे देखो ये रोड है, रोड से लेकर के और डेस्क तक, यानी आने जाने के रास्ते से लेकर के और बिल्कुल डेस्क तक वो झंडे लहरा रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है ना कि आज इनके अंदर देशभक्ति आ गई है, उसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि वो जो झंडे के रूप में हमारा लग रहा था कि हमारा देश, हमारा झंडा चारों तरफ लहरा रहा है, जिधर हम जा रहे हैं हमारा देश मंडरा रहा है, वो जाना नहीं चाहता है मेरे पास से। और कह रहे हैं कि यू आर टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, आपको देखना चाहिए, ये लेखक बता रहा है, राइटर कह रहा है कि आपको देखना चाहिए कि किस तरीके से सभी लोग अपने काम में उस दिन लग गए थे, एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितना शांत उस दिन दिखाई दे रहा था माहौल। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, केवल एक साउंड स्क्रैच करने का आ रहा था, किसका? पेन का पेपर पे, यानी पेपर पे जो हम लोग लिख रहे थे ना, उसी का साउंड केवल आ रहा था। वन सम बिटल्स फ्लू इन, एक छोटा सा पत्ता उड़ करके अंदर आया, क्लास में आया, बट नोबडी पैड एनी अटेंशन टू देम,
लेकिन कोई भी उधर की तरफ ध्यान नहीं दिया, उन पत्तों की तरफ कोई भी आदमी ध्यान नहीं दिया, नॉट इवन द लिटिल्स वंस, छोटे बच्चे भी ध्यान नहीं दिए, हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो ट्रेस कर रहे थे, बना रहे थे खींच करके फिश हुक, मछली पकड़ने वाला हुक बना रहे थे अपने कॉपी पे, एज इफ दैट वाज फ्रेंच, ऐसा लग रहा था कि वो भी फ्रेंच हो गए हैं। फ्रेंच के जैसे जो लोग, फ्रेंच के जो बड़े लोग थे जो आज महसूस कर रहे थे उस तरीके की चीज़, जल्दबाजी जो छोटे बच्चे भी महसूस कर रहे थे, वो भी अपने काम में इतनी ओवरवेल्म्ड हो गए थे, इतने मग्न हो गए थे ना, कि उन लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया कि उसकी क्लास में क्या उड़ के आया हुआ था। ऑन द रूफ, और छत पे, द पिजन्स कुक्ड वेरी लो, जो कबूतर थे ना वो धीरे धीरे कू की आवाज़ कर रहे थे, मतलब वो अपनी आवाज़ निकाल रहे थे, कुक्ड माने उनकी बोलने की आवाज़ को कहते हैं। और जब मैंने इसको सुना ना, फ्रेंच कह रहा है कि जब मैंने सुना उनकी आवाज़ को, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने खुद से सोचा कि विल दे मेक देम सिंगिंग जर्मन इवन द पिजन, क्या ये लोग जो जर्मनी वाले लोग हैं ये पिजन्स को भी जर्मन लैंग्वेज सिखा देंगे। यानी पिजन्स को जर्मन लैंग्वेज सिखाने का यहाँ पर इसका मतलब ये है कि क्या यह छोटे से लेके बड़े हर चीज़ को जर्मन में कन्वर्ट कर देंगे, हर एक चीज़ को जर्मन बोलना, जर्मन की कल्चर को सिखा देंगे। ये सोच के फ्रेंच डर रहा था। Whenever I looked up for my writing, ऐसा जब मैंने कभी भी ऊपर देखा ना उस क्लास के ड्यूरिंग, जब भी कभी मैंने ऊपर देखा तो मैंने देखा कि मिस्टर हेमेल सिटिंग मोशनलेस इन देयर चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग्स देन एट अनदर। जब भी मैं ऊपर देख रहा था तो देख रहा था कि जो मिस्टर हेमेल थे, हमारे टीचर थे ना, वो बिल्कुल मोशनलेस चुपचाप आराम से बैठे थे, कभी एक चीज़ की तरफ गेज कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे, कभी दूसरी चीज़ की तरफ ध्यान लगा रहे थे, एज इफ मानो कि ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरी थिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। ऐसा लग रहा था ना कि वो छोटा सा स्कूल रूम था, उसे एकदम रिकॉर्ड कर रहे थे अपनी आंखों से, इन चीज़ों को एकदम देख करके समझ रहे थे कि कैसी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वो चीज़ें कभी भूले नहीं उनको, इसलिए वो सारी चीज़ों को बार बार देख रहे थे। जैसे आप देखोगे कि लास्ट टाइम आदमी जाता है ना तो अपनी चीज़ों को बार बार देखता रहता है, वही चीज़ वो कर रहे थे। फैंसी कल्पना करके आप सोचो कि वो क्या सोच रहे होंगे। क्योंकि 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, 40 साल से वो इसी जगह पर थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, उनके गार्डन की आउटसाइड में एक छोटी सी विंडो थी, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनका क्लास उनके बिल्कुल सामने ही हुआ करता था। जस्ट लाइक दैट, जैसा वो आज के दिन था, वहाँ पे दिस होना चाहिए लेकिन दैट है क्योंकि कहानी पास्ट की है ना, इसलिए जिस तरीके से वो क्लास आज उनके वहाँ मतलब उनके पास था, उनके विंडो के सामने, उसी तरीके से क्लास 40 साल पहले भी हुआ करता था। इसका मतलब वो 40 साल एक ही जगह पे काम किए हुए थे। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन ऑर्न्ड स्मूथ, केवल जो डेस्क और बेंच थी ना वो थोड़ी सी घिस करके स्मूथ हो गई थी 40 साल बाद। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टालर, वॉलनट के जो ट्री थे ना, एक तरह की हर्ब्स होती हैं, वो थोड़े बड़े हो गए थे, गार्डन के जो थोड़े लंबे हो गए थे बढ़ करके। एंड द होप वाइन भी एक लता होती है, एक तरह की पेड़, जैसे आप मनी प्लांट वगैरह देखते हो ना उस तरह की होती है। दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसे उन्होंने खुद लगाया हुआ था। टाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वो बांधते हुए विंडोज से रूफ की तरफ चली गई थी, यानी वो भी लंबी हो गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, इन सब चीज़ों को छोड़ करके उनका दिल कितना टूट जाएगा, पुअर मैन, बेचारे हमारे टीचर। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग about to the room above packing the trunks for they must leave the country next day, ये सोच करके कि उनकी, यह सुन करके आवाज़ कि उनकी बहन रूम में पैकिंग कर रही थी, अपने ट्रंक्स को, अपने बक्से को पैक कर रही थी, और कल को वो इस कंट्री को छोड़ देने वाले हैं जहाँ पे वो 40 साल बिताए हुए हैं। सोचो ये सब सारी चीज़ों को सोच करके कितना ज़्यादा उनका मन टूट जाएगा। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लिसन टू द वेरी लास्ट, अंत तक सारे लेसन को सुनने का, हर चीज़ समझने का और बताने का हिम्मत उनके अंदर तो था, और जो हमको बता रहे थे। आफ्टर द राइटिंग के बाद ही हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बो बू, उन्होंने एक हिस्ट्री का लेसन हमको दिया, और इस हिस्ट्री के लेसन के जस्ट बाद जो बच्चे थे छोटे वाले ना, वो बोलने लगे बा बेबी बो, मैंने अपनी चीज़ों को पढ़ने लगे मिला मिला करके, जो छोटी चीज़ें वो पढ़ा करते थे। Down there at the back of the room, old Hosser had put on his spectacles and holding their primer in both hands, और अभी भी रूम में पीछे के साइड में ओल्ड हॉसर बैठे हुए थे, अपनी किताबों को खोलते हुए, अपनी किताब को पकड़े हुए, उस प्रीमियर जो बुक थी ना उससे वो लेकर के बैठे हुए थे, और अपने चश्मे को उन्होंने उतार दिया था। स्पेल्ड द लेटर विद देम, उन बच्चों के साथ वो भी उन लेटर्स को पढ़ रहे थे। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ओल्ड हॉसर भी अपने ओन लैंग्वेज से कितना प्यार करते थे, वो बच्चों के साथ वो भी पढ़ रहे थे।
यू कुड सी, आप देख सकते थे, ही टू उन्हें ऑल्सो, मतलब उन्हें भी आप देख सकते थे, वाज क्राइंग, वो रो रहे थे। वो ओल्ड हॉसर थे, बूढ़े हो गए थे, लेकिन फिर भी वो रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशंस एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। आप समझ सकते थे उनकी वॉइस कांप रही थी, इमोशन में बिल्कुल वो सेंटिमेंटल हो गए थे, और उनकी आवाज़, जो कांपने वाली आवाज़, फ़नी भी लग रही थी, जिसे सुनने के बाद हम सभी हंसना चाहते थे और रोना भी चाहते थे। हंसना इसलिए चाहते थे कि आवाज़ उनकी थोड़ी सी अजीब टाइप की निकल रही थी, और रोना इसलिए चाहते थे कि वो इतने बूढ़े होकर के भी काफ़ी ज़्यादा सैड दिखाई दे रहे थे। हाउ विल आई रिमेंबर, कितने अच्छे से मुझे आज भी याद है ना, द लास्ट लेसन, मेरा जो लास्ट लेसन था, वो जो लास्ट लेसन था वो मुझे कितने अच्छे से याद है, जो हमारे सर ने पढ़ाया था, किस तरह की घटनाएं उस दिन घटी हुई थी। यह फ्रेंच कह रहा है कि मुझे अच्छे से अभी भी वो चीज़ें सारी याद हैं। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक से क्या हुआ ना, जैसे ये सब घटना हो रही थी, हम लोग देख रहे थे, तभी चर्च की जो क्लॉक थी ना, उसने 12 बजा दिया। देन, और तब द एंजल्स, एंजल्स का मतलब होता है ना कि वहाँ की जो प्रेयर होती है ना, उसे एंजल्स कहते हैं। तो तुरंत घड़ी ने 12 बजा दिया, और उसके बाद से वहाँ की प्रेयर स्टार्ट हो गई। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। तभी हमने सुना कि जो रशियन क्या कहते हैं, रशियन जो वॉरियर थे, वहाँ के योद्धा थे, जो सैनिक थे ना, उनके ट्रम्पेट्स की आवाज़ आने लगी। ट्रम्पेट्स आपने देखा होगा, जो सेनाओं में बजाए जाते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट टाइप का होता है जिनमें 3 बटन्स लगे होते हैं। तो ट्रम्पेट्स की आवाज़ तुरंत से आने लगी, और वो आवाज़ बार बार रिटर्न होकर के आ रही थी, हमारे विंडो के अंदर आ रही थी। हमने सुना, जैसे आपने देखा होगा कि किसी बैरक वगैरह में, आर्मी वगैरह के कैंप में जब प्रेयर्स होती हैं, चाहे हमारे राष्ट्रगान होते हैं, तो ट्रम्पेट वगैरह बजता है, ड्रम सेट बजता है। वही कह रहा है कि उसकी आवाज़ आने लगी, वो प्रेयर्स हो रहे थे। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए, वेरी पेल, बिल्कुल पीले पड़ गए थे, इन हिज चेयर। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैंने उतना कभी, टाल माने लंबा नहीं होगा, यहाँ पे टाल का मतलब दुखी होगा, मैंने इतना दुखी तो कभी उन्हें देखा ही नहीं। वो बिल्कुल पीले पड़ गए थे, अपनी कुर्सी से उठ गए, और उन्होंने कहा माय फ्रेंड्स, पहली बार कहा माय फ्रेंड्स, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। आई 2 बार बोले, मैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी ना जिन्होंने रुंध दिया, गले को बंद कर दिया, उनको वो बोल नहीं पाए, गो ऑन नहीं हो पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड बेरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, अपने चॉक को लेकर के और वो पूरी शक्ति लगा करके अपने शरीर का, और मुड़े ब्लैक बोर्ड की तरफ। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वो इतना बड़ा लिख दिए जितना वो लिख सकते थे। बड़े अक्षरों में उन्होंने क्या लिख दिया, वाइब्ला फ्रेंड्स, इसका मतलब आपके लैंग्वेज में होता है ना कि लिव लॉन्ग फ्रेंड्स, भगवान तुम्हारी रक्षा करें, भगवान तुम्हारी किसी भी तरह से सुरक्षा करें ए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के लोग, उन्होंने कहा। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, तब वो बिल्कुल रुक गए और अपने सर को दीवार के सहारे लगा दिया, सर को दीवार के सहारे झुका दिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक वर्ड बोले, ही मेड अ गेस्चर, उन्होंने इशारा किया हाथ से, टू अस विथ हिज हैंड, अपने हाथ से उन्होंने इशारा किया, कहा कि स्कूल इज डिसमिस, स्कूल डिसमिस हो गया, यू में गो, अब आप जा सकते हैं। यानी फाइनली आपने देखा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये लेसन एंड होता है। इस लेसन के जरिए आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आपकी कोई चीज़, आप उसे तवज्जो नहीं देते हो, आप उसे बिल्कुल हल्के में लेते हो, लेकिन जब वो चीज़ आपको छोड़ के जाने लगती है तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रिफ फील होता है, और आप लगते हो सोचने की काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने ये किया होता, तो आज मुझे इतना पछतावा नहीं होना पड़ता, इतना पछतावा फील नहीं करना होता। तो इस तरीके की चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। अब इससे जो भी क्वेश्चन क्रिएट होंगे ना, आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट, या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप से ही पूछ सकते हैं, और कोई भी क्वेरीज आती है तो आप मुझे अवश्य पूछें। थैंक यू।